अबूजर सलमान नहीं साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि बजाय इसके कि इस मामले को सराहा जाता है, इस पर तनकीद हो रही है उल्टा। क्यों नहीं सराहा जाना चाहिए? ये तो अच्छा कदम है, चले 2 महीने के लिए लोगों को रिलीफ मिला। देखें, बात यह होती है कि जो आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, वेदर इट इज इंटेलिजेंट, लॉन्ग टर्म, एवरलास्टिंग या नहीं है। पहला सवाल तो ये है, पीएमएलएन, इस बात से मैं एग्री करूंगा जो पीपल्स पार्टी ने कहा, मुर्तजा वहाब साहब ने भी कहा कि दे आर रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, खासकर उसकी प्राइसेस ज्यादा होने का वजह से, क्योंकि जो उन्होंने आईपीपी साइन किए थे वो हायर टैरिफ्स पे थे, जिसका रिजल्ट ये है कि पंजाब में इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो एज कम्पेयर टू खैबर पख्तूनख्वा और जो सिंध है उससे कहीं गुना है, इनफैक्ट मेरे ख्याल से 2 गुना ज्यादा होगी। तो दिस इज द रीजन, इनकी जो बेसिकली जो थिंकिंग है जो पीएमएलएन की है वो हमेशा से यही होती है कि कोई रोड बना दो, कोई ऐसी चीज दिखाओ जो आवाम को नजर आए कि हम बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इट्स नॉट अ वाइज इकोनॉमिक डिसीजन, जिसको आप कहते हैं कि सोच समझ के। आप कह रहे हैं कि ये एक ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसका लॉन्ग टर्म फायदा हो सके। इसमें यह है कि 17-18 रुपए से बिजली उठी और 60 रुपए पे चली गई। अब ये जो हम इंपोर्टेड कोल पे बिजली बना रहे हैं बहुत महंगी पड़ रही है। अब एक और चीज़ में हमारे सामने ये आ रही है कि शायद इसको लोकल कोल पे शिफ्ट किया जा रहा है, मगर लोकल कोल के अपने बहुत सारे मसाइल हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, फिर उसके लिए अगेन जो बॉयलर तब्दील करने पड़ेंगे उसके लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। तो ये, और फिर 2 महीने के बाद ये रिलीफ फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर जब शदीद सर्दियाँ आएंगी उसमें फिर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो ये क्राइसिस हल कैसे होगा? देखें, बड़े काबिल एहतराम है तारिक फजल चौधरी साहब, लेकिन मैं उनसे डिसएग्री करूंगा। दिस इज नॉट एन इशू जिसमें आप कहें कि जी सूबे के अपने बजट से गया है। देखें, एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तान की अवाम है, जो सिंध में शख्स बैठा हुआ है, बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, केपी में बैठा हुआ है, उसके भी वही बुनियादी हकूक हैं जो रियासत ने देने हैं, जो पंजाब में शख्स बैठा हुआ है उसके प्रोटेक्ट करने हैं इस रियासत ने। तो जहां तक देखें इसकी बात होती है, इस वक्त ये सवाल नहीं है, सवाल है इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग का। अभी ये हसन मुर्तजा साहब बात कर रहे थे, देखें अब साहिवाल कोल पावर प्लांट आपके सामने परफेक्ट एग्जांपल है। वो पावर प्लांट जिसमें जो कोयला यूज होता है वो पाकिस्तान से बाहर से आपका इंपोर्ट होके आता है। अब वही पावर प्लांट अपने साहिवाल जैसे फर्टाइल एरिया में लगा दिया, इसके दो नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि वो इन्वायरमेंटल डिजास्टर है। अगर उसके ऊपर आप रिपोर्ट्स पढ़ें पाकिस्तान के थिंक टैंक्स की, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स की, वो क्लाइमेट के लिए इतना बड़ा डिजास्टर है जिसपे मेरे ख्याल से आपके कान खड़े हो जाएंगे अगर आप उसकी रिपोर्ट्स पढ़ें। दूसरी बात, आपका सारा ट्रांसपोर्टेशन जो कोयले की कॉस्ट है वो आता है आपका पोर्ट से या साहिवाल में, तो एंड ऑफ द डे फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की वो डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। तो इस तरह आवाम को जो प्राइस मिलेगी वो भी ज्यादा होगी। आपकी कैपेसिटी 45,000 मेगावाट की है जो हम बना रहे हैं हम इस वक्त, लेकिन उसमें लाइन लॉसेस कितने हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस कितने हैं? 22,000 मेगावाट के। उसको ठीक करने की जरूरत है, जो आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आना है, इन चीजों में बेहतरी करने की जरूरत है। इस तरह 2 महीने के लिए आप रिलीफ दे देंगे, ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा जी, अवाम कहेगी, बड़ी खुश होगी आपका, अगर ये सोच है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं आना। इसके बाद अवाम के पास 2 महीने के बाद भी उसने बिजली के बिल के पैसे देने हैं, तो मेरे ख्याल से इसके कोई फायदा नहीं होना। आपके पास पैसे हैं इश्तेहार लगाने के, टाइम स्क्वायर पे न्यूयॉर्क में, वो वहां पे आप कॉस्ट कटिंग नहीं कर रहे, लेकिन आप यहां पे कह रहे हैं कि जी हम कॉस्ट कटिंग करके ये बजट एलोकेट करें। तो दिस इज नॉट अ वाइज डिसीजन मेकिंग, इसका कोई फायदा नहीं होना। ना मेरे ख्याल से जो बयानिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, जो इस वक्त काफी हद तक इररेलेवेंट हो गया, गिर चुका है, या शायद उससे वो दोबारा मेरे ख्याल से जिंदा हो जाए, अगर ये सोच के ये किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से दिस विल नॉट वर्क। इस तरह अवाम जो है इस चीज को बाय नहीं करेगी। अवाम बड़ी अवेयर है, दे नो इस वक्त के इलेक्ट्रिसिटी के रियल क्राइसिस पाकिस्तान के क्या है, और ये उसका एक सोल्यूशन नहीं है। मैं नए साहब के पास जाऊंगा। नए साहब, ये इमरान खान को क्यों लगता है कि जनरल फैज़ उनके खिलाफ, और वो समझते हैं कि मेरे खिलाफ जितने केसेस थे उसमें से चूंकि कुछ नहीं निकला, हालांकि अभी 190 मिलियन पाउंड वाला चल रहा है, और आपने देखा था पिछले दिनों चीफ जस्टिस ने उस पर रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक बाहर से आने वाली रकम को आपने जिस शख्स को जुर्माना होना था उसी को आपने वापस कर दी। तो 190 मिलियन पाउंड तो अभी बाकी है, अभी आज उसमें रोका भी है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कि आदमी फैसला ना सुना जाए। लेकिन वो ये समझते हैं इमरान खान के उनके चूंकि तमाम केसेस उसमें से कुछ निकला नहीं है, इसलिए अब ये नया कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? देखिए, समझते नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। अभी तक जितने केसेस भी रियासत ने अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल करके जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स है, उनको बाईपास करके
कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को वायलेट करके पूरी कोशिश की कन्विक्शन सिक्योर करें, लेकिन जो रियासत है उसकी उसमें नाकामी हुई है। जब उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हुई तो वो सारी चीजें सेट असाइड हुई। इस वजह से 9 मई में मैं आपको एक चीज बता दूं, देखें पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच कह चुकी है कि इमरान खान साहब का 9 मई से कोई लेना देना नहीं है, और फिर उसके बाद अभी लाहौर हाई कोर्ट के जब 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब की पोस्ट अरेस्ट बेल हुई तो हाई कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्व किया कि कोई एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करती कि इमरान खान साहब जो हैं उनका 9 मई के इंसिडेंट से जो वाकये से कोई लिंक बनता है या उनका कोई नेक्सस बनता है। और ये चीज इस बात से फर्दर सब्सटैंशिएट होती है कि ही वॉज इन कस्टडी ऑफ नैब, और उस दौरान इन्होंने कुछ कॉल्स भी लीक की, लेकिन उस कॉल्स में भी इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। सो अगर आपने बिला वजह किसी को सजा देनी है, प्रोसीजरल सेफगार्ड बाईपास करनी, जिस तरह बाकी केसेस हैं, अब मैं आपको बताऊं वो क्यों कह रहे हैं। देखिए हमें तो बताया गया था जनरल फैज साहब को अरेस्ट किया गया है कोई टॉप सिटी के स्कैंडल की वजह से, ये इशू था, लेकिन बाद में कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनको मेरे ख्याल से फीड की जाती है इंफॉर्मेशन को, व्हाट्सएप मैसेज आता है, वो सब एक ही बात बोलते हैं कि जी जनरल फैज इज लिंक टू 9th में, उससे इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे, ये जाएंगे वो जाएंगे। जब इस तरह आप जर्नलिस्ट को फीड करेंगे, जारी बात एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जवाब तो आएगा, उसका रिबटल तो आएगा। तो इस वजह से मेरे ख्याल से एक और केस बनाने की कोशिश नहीं, मगर आपको क्या लगता है सर की जा रही है, लेकिन इसमें जनरल फैज के साथ इमरान खान के एक जमाने में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं ना सर, बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात रहे हैं बहुत सारे मामलात में, लेकिन देखिए इस बात का इम्कान है कि जनरल फैज इमरान खान के खिलाफ वो आप गवाह बन जाएंगे? देखें मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां तक मेरा पिछले 2 साल से मैंने जमान पार्क में भी काफी टाइम गुजारा, अडियाला जेल भी गया, अटक जेल भी गया, मेरे बड़ी इंटरेक्शन इमरान खान साहब से, मैंने ना वहां पे कभी जनरल फैज साहब का नाम सुना जहां मैंने उनसे कोई इंटरेक्शन होते हुए देखी, ना उनसे किसी ने देखा कि वो मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि मशवरे की जरूरत नहीं। इमरान खान साहब एक स्टेट्समैन है, बड़े लीडर है, उनको पता है उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। और जहां तक देखें अगर आप किसी शख्स को बंद कर दें, कस्टडी में ले लें, जिस तरह यहां पे 9 मई के केसों में हुआ, फिर उनसे बयान लिए गए ड्यूरेस या कोर्शन में, तो वो तो आप किसी से भी ले सकते हैं। मुझे आप कोई शख्स दे दें, जितना भी बहादुर हो, एक दिन के लिए मुझे दे दें, मैं आपको 10 मिनट में उससे बयान ले दूंगा, जो फिर मुझे अगर तशद्दुद करने की आप इजाजत दें। तो इस वजह से मेरे ख्याल से जो कस्टडी का बयान होता है उसकी कोई कानूनी वुकत नहीं होती। जो कोर्ट ऑफ लॉ में आके आप बयान देते हैं, 164 की स्टेटमेंट होती है, उसकी फिर कानूनी वुकत होती है, फिर देखा जाएगा अगर ऐसा कोई बयान आता है। लेकिन कोई भी ऐसा बयान होगा, मेरा कहना यही है और हमारी पार्टी का भी यही है, वो होगा थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस कोर्शन, क्योंकि वो कस्टोडियल कन्फेशन होगा, इसकी कोई कानूनी वुकत नहीं होती, ना कोर्ट ऑफ लॉ में वो एडमिसिबल होता। सही है, लेकिन जाहिर है अगर अदालत में अगर वो बयान दे देते हैं तो फिर तो उसकी अहमियत होगी। कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब आप नहीं, देखिए असद साहब एक चीज, अगर 9 असद साहब एक चीज जी, अगर कोई अदालत में बयान देता है, फिर वो बयान सच्चा है कि झूठा है, फिर मेरे पास हक होता है उस पर जरा करने का, क्रॉस एग्जामिन करने का, फिर उसकी भी ऑथेंटिसिटी वहीं पे स्टैब्लिश हो जाती है। अगर कोई कहता है ये मैंने किया है, तो फिर मैं उससे 10 सवाल भी पूछूंगा कि ये सच्चा बयान है, किस तरह मेरा वकील स्टैब्लिश कर सकता है आराम से, क्योंकि उसके बाद कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस अगर नहीं है तो 100 चीजें अदालत के अंदर आपके पास सेफ गार्ड्स होते हैं, तो मेरा पूरा हक होता है डिफेंस का वहां पर। ठीक, 190 मिलियन पाउंड केस है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोक दिया है। आपके ख्याल में ये जो डिमांड की गई पीटीआई वकला की तरफ से कि ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि एक राय ये भी थी कि जितनी जल्दी कन्विक्शन, अगर फर्ज करें फैसला इमरान खान के खिलाफ ही आना है, तो चलें वो अपने नेक्स्ट जो उनका ऑप्शन है अब उसको तो अवेल कर सकते हैं, हायर कोर्ट के पास जा सकते हैं अपील लेकर। तो आपके ख्याल में ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? नहीं, देखें ये शायद काफी लोगों को समझ नहीं है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूं वो केस था क्या। यहाँ पे नैब का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब कोर्ट में आया, विटनेसेस जब एग्जामिन हो रहे थे, तो उससे पूछा क्या ये इंक्वायरी इस तरह की पहले हो चुकी है? तो उसने कहा जी हो चुकी है और वो क्लोज हो चुकी है सेम इशू के ऊपर। जब एक दफा एक इंक्वायरी नैब केस में क्लोज हो जाती है तो दोबारा उसको इनिशिएट नहीं किया जा सकता। तो फिर हमारे वकील ने दरख्वास्त दी कोर्ट में कि उस इंक्वायरी से रिलेटेड जितने भी कागजात हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, वो कोर्ट में पेश की जाए। तो ट्रायल कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया। फिर उस
रिजेक्शन ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, फिर वो हाई कोर्ट में उस वक्त तक जब तक ये फाइनल जजमेंट देने से मना किया है और जब तक ये केस हाई कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंडिस्पेंसिबल है, नागुजीर है, क्योंकि इंक्वायरी क्लोजर का डॉक्यूमेंट है, जिस केस के इसके दिल के अंदर जाता है वो डॉक्यूमेंट, उसके बगैर ये ट्रायल होगा तो जस्टिस नहीं होगा। तो अगर वो डॉक्यूमेंट आ जाता है तो वो केस ऑलरेडी खान साहब के खिलाफ जो बना हुआ है, बाकी उसके मेरिट्स पे मैं बाद में बात कर लूंगा उसमें, क्योंकि मेरी नजर में वो केस बनता नहीं है, लेकिन वो केस वहीं पे खत्म हो जाता है अगर वो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड आ जाता है। तो ये केस इस चीज से रिलेटेड है, इस वजह से ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोका, लेकिन मुझे उम्मीद है जल्द फैसला हो जाएगा। डिले तो आ गया, जल्दी फैसला आप क्या फाइनली जो देखिए डिले फैसले में आया, लेकिन हम एटलीस्ट अपना हमें डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पर हमें डिफेंस आप क्या समझते हैं कि अबूजर साहब, क्या आप जी आपका क्या ख्याल है कि ये ट्रायल कोर्ट में ही इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर खत्म हो जाएगा, इसको इनिशिएट ही नहीं कर सकता? जी मैं कहता हूं कि अगर वो क्लोजर ऑफ इंक्वायरी का डॉक्यूमेंट और उसके साथ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड वो अगर रिकॉर्ड पे आ जाते हैं तो मेरा डिफेंस जो है वो 50% से जाके 90% पे अगर स्ट्रांग हो जाता है, फर्ज करें मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस वजह से उस डॉक्यूमेंट की बेस पे मेरा केस और अच्छा हो जाता है, मेरा डिफेंस और अच्छा हो जाता है। तो उस डॉक्यूमेंट के बगैर अगर फैसला होगा तो वो इंसाफ का कत्ल होगा। इस वजह से हम हाईकोर्ट में कहें कि वो डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन